आप सभी को एग्जाम नैनो में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश का पहला चैप्टर जो है आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि आपका द एज ऑफ चौसर। अब आप इंग्लिश का सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना है, चाहे आप साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं या सोशल साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इंग्लिश का जो लैंग्वेज वन का पेपर है वो आपका कॉमन रहने वाली है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल 7 टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा सिलेबस है। अगर हम लोग टेट एग्जाम के हिसाब से देखेंगे, हर एक टॉपिक से अगर हम लोग मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो हर एक टॉपिक से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दो दो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। बट सिलेबस चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिलेबस देने के बाद भी डिलेमा में ही रखा गया है अभी तक झारखंड के विद्यार्थियों को, जेटेट के विद्यार्थियों को। बट अभी भी आपको तैयारी कंटिन्यू रखना चाहिए। सिलेबस चेंज होता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग भी अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला जो चैप्टर है वो है द एज ऑफ चौसर। अब उसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग डील करेंगे। ये आपका एक पोएट्री है। अब इस चैप्टर में आपको दो चीज देखना मिलेगा। पहले तो इसका थ्योरी वाला पार्ट आपको देखना है कि एज ऑफ चौसर में आखिर है क्या ये चीज, और इसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। तो दोनों ही कराया जाएगा। आज हम लोग थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और कल हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। इससे पहले अगर आप जेटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आपको सारे बैचेस का एक्सेस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर को जो नाम है द एज ऑफ चौसर, ये आपका एक क्या पोएट्री है, क्या आपका एक पोएट्री है। अब इस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपको किस हद तक इस चैप्टर से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला बात, जो एज ऑफ चौसर है, इसका टाइमलाइन आपको याद रखना है कि कब से कब तक का टाइमलाइन को हम लोग द एज ऑफ चौसर के नाम से जानते हैं। और ये चौसर कौन थे, डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो 1340 टू 1400 तक का जो टाइम पीरियड है, इसे हम लोग एज ऑफ चौसर के नाम से जानते हैं, जिसे मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि द एज ऑफ चौसर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये पहला पॉइंट आप याद रखिएगा। सेकंड चीज कि आखिर इस पीरियड का नाम हम लोग चौसर क्यों रखे। तो इस पीरियड का नाम हम लोग जियोफ्री जियोफ्रे चौसर जो थे, जिसको हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जानते हैं, उन्हीं के कारण इस पूरा का पूरा एज का जो नाम रखा गया वो रखा गया आपका द एज ऑफ चौसर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो दो तीन पॉइंट याद रखिएगा। एज ऑफ चौसर का टाइमलाइन 1340 से लेकर के 1400 तक का टाइमलाइन है। मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस पीरियड का नाम चौसर क्यों पड़ा, जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उन्हीं के नाम पर इस पीरियड का नाम पड़ा द एज ऑफ चौसर। अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा जियोफ्री चौसर का, सर हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा हम लोग हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट को देख लेंगे। ये जो टाइम पीरियड है, जो आपको टाइम पीरियड यहाँ से दिख रहा है 1340 से लेकर के 1400 ईस्वी तक, इस टाइम फ्रेम में काफी कुछ घटनाएं हुई। जैसे कि द 100 ईयर्स वॉर, ये 100 ईयर्स वॉर आपका हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जो आपका चला था 1337 से लेकर के 1453 तक। अब इस पीरियड में क्या हुआ था कि जो आपका इंग्लिश इकोनॉमी था, सोसाइटी था, इस सारे में नेशनलिज्म की भावना जो है वो आपका उग्र हो रही थी। तो हम लोग क्या जानते हैं कि नेशनलिज्म का लिटरेचर के साथ काफी कनेक्टिविटी रहा था। क्योंकि जब नेशनलिज्म आपका हाई होता है तो उस टाइम इसका प्रभाव हम लोगों को लिटरेचर में भी देखने को मिलता है। इसलिए ये सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर इसका हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि द 100 ईयर्स वॉर के कारण नेशनलिज्म क्या हो रही थी, राइज हो रही थी। और ये जितने भी युद्ध हो रही थी उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, वे आपका फ्यूडलिज्म को भंग करने के लिए ये सब तैयार थे। तो यहाँ पर आपको इतना समझना है खाली कि 100 ईयर का भी इफेक्ट पड़ा किस पर, लिटरेचर में। फिर द ब्लैक डेथ का एक पीरियड चला जिसे हम लोग 1347 से लेकर के 1351 तक। इस प्लेग में आपका यूरोप का 1/3 पॉपुलेशन जो क्या हुआ था, पूरा का पूरा साफ हो गया था, और इसका भी काफी कुछ इफेक्ट पड़ा आपका लिटरेचर पर। फिर आपका पीजेंट रिवोल्ट आता है, कब होता है, 1381 में होता है। इसका भी इफेक्ट आपका पड़ता है किसमें, लिटरेचर में। कैसे पड़ता है बात करेंगे हम लोग। द ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास, और इसी टाइम जितना भी नेशनलिज्म हो रहा था, फ्यूडलिज्म नीचे जा रहा था, तो क्या हो रहा था, मिडिल क्लास का ग्रोथ हो रहा था इसमें, जिसका भी एक काफी इन्फ्लुएंस रहा किस चीज में, लिटरेचर में। अब हम लोग बात करेंगे कि लिटरेट इस एज पीरियड में जो आपका जो एज टाइमलाइन है, यहाँ पर टाइमलाइन को फिर से हम लोग देखेंगे 1340 से लेकर के 1400 ईस्वी तक के टाइमलाइन में लिटरेचर जो आपका रहा, इसमें लिटरेचर कंट्रीब्यूशन वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला जो पीरियड देखेंगे हम लोग चौसर एज में, क्या होता है कि इसमें ओल्ड टू मिडिल इंग्लिश की ओर ट्रांजिशन होता है।
यानी चौसर एज से पहले जो इंग्लिश यूज होता था वो ओल्ड इंग्लिश था। ओल्ड इंग्लिश से यहाँ क्या हो रही है, कन्वर्ट आपका लिटरेचर मिडिल इंग्लिश की ओर जा रही है। और इस टाइम किस चीज का इंट्रोडक्शन होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नॉर्मन फ्रेंच वोकेबुलरी इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश वोकेबुलरी में किस चीज का ऐड हो रहा, फ्रेंच वोकेबुलरी ऐड हुआ इसी टाइम पीरियड में। और इस टाइम क्या होती है कि वोकेबुलरी की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण ग्रामर क्या होती है और ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। तो ये हो गया आपका करेक्टरिस्टिक्स चौसर एज का, कि ट्रांजिशन होता है ओल्ड टू मिडिल इंग्लिश की ओर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि चौसर एज में जो इंग्लिश का ट्रांजिशन होता है किधर से होता है, ओल्ड टू मिडिल की ओर होता है। फिर इसमें आपका चौसर एज में जो है आपका चर्च एंड मोरालिटी का काफी इन्फ्लुएंस रहता है। और इसी टाइम जो होती है आपका सेकुलर थीम की राइज होता है। क्यों? क्योंकि वो जो हम लोग नेशनलिज्म वाला भावना देखे उसके कारण एवरीडे लाइफ लोगों का जो सोसाइटल नॉर्म्स है उसमें चेंज आ रहा है धीरे धीरे। फिर हम लोग देखेंगे कि इसी टाइम फ्रेम में क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू लिटरेरी फॉर्म्स, नया नया लिटरेसी का फॉर्म सामने आता है। जैसे कि आपका रोमांस का फॉर्म आता है इसमें, फेबिल्यू। फेबिल्यू क्या है, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि फेबिल्यू आखिर क्या होती है। तो ये एक प्रकार का कॉमिक है जिसे हम लोग ऑफन राइवल टेल के रूप में ये दर्शाया जाता है। तो फेबिल्यू याद रखिएगा। और इंक्रीज द यूज ऑफ द आयम्बिक पेंटामीटर व्हिच वुड लेटर बिकम ए स्टेपल ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो इस टाइम क्या होती है, नए नए लिटरेसी फॉर्म हम लोगों को देखने को मिलती है चौसर एज में। साथ ही साथ जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसका भी यूज होने लगती है चौसर एज में। तो ये पॉइंट आपको यहाँ तक इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो चौसर एज है उस एज में कौन कौन सा मेजर राइटर्स थे। तो सबसे पहला नाम आता है जियोफ्री चौसर का। उनका क्या क्या कहानी है, पहले हम लोग देखेंगे कि उनका जो पूरा टाइम फ्रेम है 1343 में जन्म होता है 1400 तक। पहला आता है इनका द कैंटरब्यूरी टेल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि द कैंटरब्यूरी टेल्स किसके द्वारा लिखा गया। तो जियोफ्री चौसर के द्वारा ये लिखा गया। ये चौसर का मोस्ट फेमस वर्क है। और इसमें क्या है कि एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है जिसमें पिलग्रिम्स का एक पूरा ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स रहता है, उसका ट्रेवलिंग दिखाया कहाँ तक, कैंटरब्यूरी तक। तो ये द कैंटरब्यूरी टेल्स लिखा गया जियोफ्री चौसर के द्वारा, जो चौसर का सबसे फेमस वर्क है। और क्या है, ये एक कलेक्शन है हिस्टोरी का जिसमें दिखाया जाता है कि कुछ पिलग्रिम्स रहता है जो कहाँ ट्रैवल करता है, कैंटरब्यूरी ट्रैवल करता है। और हर एक कहानी क्या रिफ्लेक्ट करती है, एक डिफरेंट फैसेट ऑफ मेडिवल सोसाइटी एंड रेंजेस फ्रॉम ह्यूमरियस टू मोरलिस्टिक। यानी कि ये एक टाइप से ह्यूमरियस टू मोरलिस्टिक की ओर मूव कर रहा है। यानी कहानी में ऐसा दर्शाया जाता है कि उसमें मजाक भी है और मजाक के साथ साथ उसमें नीति शास्त्र का ज्ञान भी दिया गया है, यानी मोरालिटी का कहानी इसमें दिया गया है। कि ह्यूमरियस टू मोरलिस्टिक, इस पॉइंट का आप याद रखिएगा। किसके द्वारा लिखा गया, जियोफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया, मोस्ट फेमस वर्क है उनका। अब हम लोग बात करेंगे ट्रोलियस एंड क्राइसेड। ये भी लिखा गया आपके जियोफ्री चौसर के द्वारा। ये क्या है, एक ट्रेजिक लव स्टोरी है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द टॉर्जन वार, डेमोन्स्ट्रेटिंग चौसर्स मास्टरी ऑफ नैरेटिव वर्स एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। इसमें हम लोगों को पता चलती है कि चौसर का मास्टरी किस चीज में, कि साइकोलॉजिकल डेप्थ में। ये एक प्रकार का ट्रेजिक लव स्टोरी है। कौन सा, ट्रोलियस एंड क्रिजेट। तो ये दोनों ही आपका किसके द्वारा लिखा गया, जियोफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया। ये सारा पॉइंट आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नोट्स आते हैं तब एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहां से आपको नोट्स मिलेगा। ये पॉइंट सब शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि जियोफ्री चौसर, द कैंटरबरी टेल्स, ट्रोलियस एंड क्रिसेड। यहाँ पर सारी चीजें आपको दिया गया सो दैट आपको समझ में आए। सिर्फ इतना लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो सिलेबस दिया है 6 to 8 का, तो इसमें जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो काफी आपका ऑनर्स वाला पेपर है। तो अभी तक बहुत कोई भूल भी गए होंगे जब ऑनर्स पेपर में पढ़े होंगे। फिर उनका और एक लिखा हुआ द बुक ऑफ द डचेस, द हाउस ऑफ फेम एंड द पार्लियामेंट ऑफ हाउस। ये सारे आपका चौसर के द्वारा लिखा हुआ है। फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर आते हैं जिनका नाम है विलियम लैंगलैंड। इनके द्वारा लिखा गया है पायर्स प्लोमेन। ये याद रखिएगा कि पायर्स प्लोमेन लिखा गया किसके द्वारा, विलियम लैंगलैंड के द्वारा। फिर आते हैं जॉन गोवर। जॉन गोवर के द्वारा लिखा गया आपका कॉन्फिसियो एमिंटिस। फिर आते हैं, फिर पीरियड आता है द पर्ल पोएट, जिसे लेट 14th सेंचुरी। इसमें बहुत सारे राइटर आते हैं और कंट्रीब्यूशन करते हैं लिटरेचर में। तो हम लोग अब देखेंगे कि यहाँ पर चौसर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंग्लिश लिटरेचर में। तो चौसर क्या क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ रियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। तो रियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म को इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया इंग्लिश लिटरेचर में, चौसर के द्वारा किया गया। क्योंकि चौसर क्या किया था, अपना कहानियों में हर एक ग्रुप को वो ऐड किया था, जिसमें आपका हर एक टाइप के पीपल को वहाँ ऐड किया था। तो ये एक टाइप से रियलिज्म को दर्शाया।
और ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद को दिखाने की कोशिश किया था कि एक किसान का भी कहानी है, एक ट्रेवलर का कहानी है, एक पिलग्रिम की कहानी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी करेक्टर्स थी, ये सारे करेक्टर्स कॉम्प्लेक्स करेक्टर थी, मल्टी डायमेंशनल करेक्टर थी, और साथ ही साथ आप उसको रिलेटेबल यानी रिलेट कर सकते हैं। और पायनरिंग यूज ऑफ इंग्लिश इन लिटरेचर, लिटरेचर में इंग्लिश का काफ़ी यूज हुआ था। इससे पहले जो है आपका थोड़ा बहुत लैटिन और उन सारे फ्रेंच, उन सारी चीज़ों का इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। बट चौसर जब से आता है तब इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को यूज किया जाता है। फिर इनोवेटिव यूज ऑफ नैरेटिव टेक्निक, या नैरेटिव टेक्निक जो कि आपका द कैंटरब्यूरी टेल्स है। इसमें क्या होती है, नैरेट के फॉर्मेट में पूरा कहानी को गढ़ा जाता है। एक्सपेंशन ऑफ द इंग्लिश वोकेबुलरी, इंग्लिश वोकेबुलरी को एक्सपेंड किया जाता है। तो ये सारा आपका चौसर का कंट्रीब्यूशन रहा इंग्लिश लिटरेचर में। और आखिर इम्पैक्ट एंड लिगेसी ऑफ द एज ऑफ चौसर, तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट रहा। पहला तो जो आज का इंग्लिश है उसका फाउंडेशन बना के गया कौन, चौसर, और जिसके कारण हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं इनको। और इसमें आपका जो लिटरेचर का शिफ्टिंग होता है सेक्युलरिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म से इसका रियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म की तरफ होता है। फिर आपका इन्फ्लुएंस ऑन रेनेसांस राइटर्स जो भी उस टाइम का चलती रहती है, तो उन सारी चीज़ों का लेखक का उदय होता है इन्हीं को फॉलो करके। जैसे आपका विलियम शेक्सपियर हो गए, एडमंड स्पेंसर हो गए और जॉन मिल्टन। तो ये सारे किसको फॉलो करते हैं, चौसर को फॉलो करते हैं। अब कंक्लूजन क्या है कि द ओज कंक्लूजन इसका ये है कि द एज ऑफ चौसर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पाइवटल मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चौसर के द्वारा, जिसके कारण हम लोग उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इन सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम लोग कल जो है इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन को एक दो बार और आप देख लीजिएगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। साथ ही साथ नोट्स को एक दो बार और रीड कर लीजिएगा तो आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक काफ़ी नया नया टॉपिक है जो आपको टेट के एग्जाम में पढ़ना पड़ रहा है। बट अब सिलेबस दिया गया है, आपको एग्जाम पास करना है तो आपको पढ़ना ही होगा, इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए और सिंपल करने का, सो दैट आप कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट या मैक्सिमम गेन अटेंड कर पाए, मैक्सिमम मार्क्स अटेंड कर पाए। अब ये एज ऑफ चौसर को आप देखेंगे तो इसका काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है। बट इसको हम कोशिश किया है कि एटलीस्ट आपको 15-16 पेज में इसको हम समराइज किए हैं। अब 15-16 पेज में से भी ये जो आपको दिख रहा है इसमें, तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं थ्रू शॉर्ट नोट्स। आप बना सकते हैं शॉर्ट नोट्स, नोट्स को खोलने के बाद आप छोटा छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं। एज ऑफ चौसर, मिडिल इंग्लिश पीरियड, जो भी हम रेड में किए हैं उसको आप कर सकते हैं। और बाकी चीज़ों को हम इसलिए यहाँ ऐड कर दिए सो दैट आपको एकदम बिल्कुल हवा ना लगे, ऐसा ना हो, ऐसा भी नोट्स ना हो कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा हो। वो टॉपिक देने से कोई मतलब नहीं बनता, उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको देखना होगा। और जब तक आप डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़िएगा तब तक ऐसा लगता है कि आप याद रख लीजिएगा। सिर्फ अगर हम लोग यहाँ पर इतना हम लिख देते, एज ऑफ चौसर, मिडिल इंग्लिश पीरियड, जयप्रियो इंग्लिश लिटरेचर, और नीचे यहाँ इतना कुछ भाषण दे ही नहीं पाते, तो आप याद रख पाते, कभी याद नहीं रख पाते। भले आपको लग रहा है कि बहुत ही छोटा में दिखाया गया, बट आपका दिमाग कैसे किस चीज़ों को कनेक्ट करेगा, दिमाग कब किसी चीज़ को मेमोराइज करता है। आप सीडीपी में पढ़े होंगे, जब आप एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ हर चीज़ को पॉइंट वाइज लिख दिया खाली और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ही नहीं, तो आप वहाँ कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, फिर वो रट्टा फिक्शन हो जाएगा। और रट्टा फिक्शन का कोई मतलब बनता है नहीं, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके जो रट्टा मार के जाते हैं मैक्सिमम भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलिएगा, सो दैट लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में रहे, और एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम दे उस टाइम आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। चीज़ों को कनेक्ट कर पाना भी एक क्या आर्ट्स है, एक आर्ट्स है, कला है, सब कोई नहीं कर पाते हैं। बहुत कोई ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो बहुत काफ़ी पढ़ाई वगैरह करते होंगे, बट जब वो एग्जाम हॉल जाते हैं तो वो चीज़ों को कनेक्ट कर ही नहीं पाते। इसका एक बेसिक एग्जांपल आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक को आप पढ़िए और टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक का एक समरी बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको बहुत दिक्कत होगा, 2 बार 3 बार आपको पढ़ना होगा, तब जाकर आप उसका समरी बना पाएंगे। और जब आप उस चीज़ का समरी बन जाएगा जब आपसे, तो आप उसको कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि समरी जब बन जाएगा आप, इसका मतलब कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग के मेथड में। और आप एक टीचर है, आप बीएड किए, डीएलएड किए, आपको ये सारी चीज़ें पता होगी कि कैसे चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है। तो इतना चीज़ें बताने के लिए नहीं है, इतना आप कर सकते हैं आई थिंक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।